गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी को। मैं सुबोध मिश्रा आज के सेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज का ये संवाद उन अभ्यर्थियों के लिए है जो अपनी प्रथम प्रयास में बीपीएससी पास करना चाहते हैं और उनके लिए एक योजना, एक रूपरेखा, एक प्रयास करना चाहता हूं। ऐसा आपने फील किया होगा कि सफलता हमेशा आकर्षक होती है। Success is something that attracts. So be attractive person to be successful. एक आकर्षक व्यक्ति बनिए जिससे कि आप सफल बन जाइए। ये दोनों चीज पैरेलल है, दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, जोड़ता है कि सफलता आकर्षक होती है और आकर्षक बनने के बाद ही सफल होते हैं। एक प्रयास जिसमें अपनी क्षमता के द्वारा हम आकर्षक बन जाएं, हमें वो सारे वैल्यूज इनकलकेट हो जाए, हमारे व्यक्तित्व में वो सारी आकर्षक चीजें समाहित हो जाए जिससे कि हम सफल हो सकें। सक्सेस इज समथिंग दैट अट्रैक्ट। बी अट्रैक्टिव टू बी सक्सेसफुल। आकर्षक बन जाइए। तो इस पूरी योजना में जो हमारे एक आपसे संवाद है उसमें ये कहना चाहता हूं कि हम अपने विषय में, मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी है और ज्योग्राफी से ही मेरा संबंध है, जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, उन चीज़ों को मैसेज देना चाहता हूं। ज्योग्राफी ऑप्शनल का जो एरिया है उसमें किस प्रकार आप आकर्षक बन सकते हैं कि एग्जामिनर आपके एग्जामिनेशन में आपके आंसर को वैल्यू दे और उसके अनुसार एक अवार्ड दे। जो मार्क्स मिलता है उसको अवार्ड कहते हैं। इतना अवार्ड दे कि आप एक बेहतर रैंक के साथ पास हो सकें। यहाँ पे देखिए कि हमने एक अटेम्प्ट रखा है, हमने एक प्रयास रखा है कि इन चीजों पे पूरी दक्षता के साथ, पूरी कमिटमेंट के साथ उतरा जाए जिससे एक पहले प्रयास में हम पास हो सकें। देखिएगा, जो सफलता होती है उसमें सबसे बड़ा चीज होता है वर्क एथिक्स, कि हम किस प्रकार काम को अंजाम देते हैं, काम करते हैं और हमारे पास जो लाइफ का वैल्यूज होता है उसको कैसे कैरी करते हैं। हमने 3 चीजों को रखा है। जब हम तैयारी करें तो हमारे पास 3 आयाम हो, 3 पक्ष हो, जिसको सबसे पहले करें तो हमारी क्षमता का विकास बेहतर से हो सकता है। एक हमने रखा है सेक्टोरल अप्रोच। सेक्टोरल अप्रोच का अर्थ होता है खंडीय उपागम। आर्थिक योजनाओं में भी देखते हैं खंडीय उपागम। हम इस योजना में देखते हैं कि हमारे पास 20 यूनिट है। 20 यूनिट है पूरे सब्जेक्ट में। बिहार फर्स्ट पेपर ज्योग्राफी और सेकंड ज्योग्राफी लेकर, माने सेकंड पेपर इंडिया एंड बिहार लेकर टोटल 20 यूनिट है। आपको दोनों पेपर मिला के खंड का और खंड खा दोनों मिलाकर 20 यूनिट है। तो सेक्टोरल अप्रोच में यह होना चाहिए कि आप 20 यूनिट के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स को पूरे मन से पढ़ें। पूरे मन से पढ़ें यह अर्थ हुआ कि एक बार पढ़ जाए उसको। कभी कभी क्या होता है कि पता नहीं होता है कि 20 यूनिट में क्या है। तो सबसे पहला प्रयास होना चाहिए कि 20 यूनिट के जितने चैप्टर्स हैं, करीब 140 चैप्टर्स हैं ऑलमोस्ट, तो उन सभी को एक बार सरसरी निगाह से, एक जनरल व्यू से देख लें। दूसरा ये हुआ कि इसमें अगर आपके कोई मेंटर्स हैं, आपके अच्छे टीचर हैं, तो उनसे सुने। सुनने से ह्यूमैनिटीज में क्या है कि जब कभी किसी से सुनते हैं, एक बेहतर जानने वाले से, एक बेहतर शिक्षक से, तो उसके बारे में एक बेहतर आइडिया एक बार में डेवलप हो जाता है। तो सबसे पहला यह है कि हॉलिस्टिक रूप से सभी चैप्टर को सुन लिया, फिर उसके बाद उस सभी चैप्टर्स का जो आपके पास मेजर चैप्टर्स हैं, तो उन सभी का स्ट्रक्चर बना लें। अब देखिए, आपके पास एक पूरी सिलेबस का इमेज बन गया।
एक करेक्ट इमेज, एक संपूर्ण इमेज, कितने टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं और उसका क्या कंटेंट्स हैं, राइट। तो स्ट्रक्चर जो होता है वो आपका पूरे सिलेबस का इमेज होता है, किस कंटेंट्स में क्या क्या है और वो किस प्रकार एक संरचना में है, या कहिए कि जो बॉडी ऑफ सिलेबस वो आपको याद हो गया। तीसरा चीज महत्वपूर्ण होता है स्ट्रक्चर के अंदर, जैसे आप सपोज एक कोई टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं तो उसके डिफरेंट पॉइंट्स हुए, उसके कॉन्सेप्ट का स्ट्रक्चर, कॉन्सेप्ट का स्ट्रक्चर, ये तीसरा चीज हुआ जो आपका सेक्टोरल स्टडी में आता है। एक चैप्टर को जब हम टारगेट करते हैं तो उसमें ये सारे चीज आता है, या पूरे सिलेबस को हम टारगेट करते हैं तो सबसे पहले एक ओवरव्यू आता है, उसके बाद चैप्टर का स्ट्रक्चर आता है एंड देन आता है आपका कॉन्सेप्ट का स्ट्रक्चर। जो कॉन्सेप्ट का स्ट्रक्चर है उसमें महत्वपूर्ण बातें हैं कि ज्योग्राफी में मैप्स होते हैं और उसके डायग्राम्स होते हैं, उसका मेंटल मैप तैयार करना, उसका एक मानसिक मानचित्र तैयार करना। अगर इतना चीज तैयार कर लिया तो आपको पूरी सिलेबस का एक ऐसा चीज लगेगा कि सिलेबस हमारे दायरे में है और मैं सब चीज जानता हूं। ये विश्वास होना सबसे बड़ी चीज है। अगर आपको सबसे बड़ा विश्वास हो जाए कि ये पूरा सिलेबस है, ये इसके अंदर इतने कंटेंट्स हैं, उसके सब कंटेंट्स हैं, इमेज है, मैप्स हैं और उसका एक स्ट्रक्चर आपका बना हुआ है, राइट। तो एक विश्वास हो जाएगा कि ये सिलेबस का सारा चीज हमारे मेंटल मैप में, हमारे मानसिक चित्र में उपलब्ध है। तो ये काम पहले करें। जैसे मैं अपनी क्लास की बात करूं तो ये काम हम क्लास में करते हैं कि सबसे पहले कंटेंट्स को समझा दिया, उसके स्ट्रक्चर बना दिए और फिर उसके बाद उसके जितने भी कॉन्सेप्चुअल मैप्स हैं वो आपको जो बोर्ड पे बनाते हैं, क्लास के डिस्कशन के दौरान बनाते हैं, वो आपको मेंटल इमेज तैयार करता है। उसके बाद वो सब्जेक्ट आपको रटना नहीं होता है, उन चीजों को बार बार याद नहीं करना होता है। आपको लगता है कि स्वतः ये मेरा कॉन्सेप्चुअल एरिया है और बिना रिवीजन के, बिना कई बार उसको मगअप किए आप उसको कहीं भी प्रोड्यूस कर सकते हैं या लिख सकते हैं। तो ये पहला प्रयास होना चाहिए। पहला प्रयास, द कंप्लीशन ऑफ ऑल यूनिट। अब देखिए कभी कभी ये होता है कि हम कुछ यूनिट को छोड़ देते हैं या ऐसा करते हैं कि इसको एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, बट इंटरव्यू में तो कुछ भी पूछ सकता है। एक ऐसी तैयारी होनी चाहिए जो आपको रिटन से लेके इंटरव्यू तक ले जाए और वहां आप उन चीजों को बेहतर ढंग से बता पाइए। और वही बता पाएगा जिसके पास, देखिए इंटरव्यू के क्वेश्चन भले ही कम रहते हों लेकिन वो वही बता पाएगा जिसके पास पूरे सब्जेक्ट का ज्ञान है और वो बोर्ड के सामने बहुत ही विश्वास के साथ जा पाएगा। जैसे आपको सब चीज आता है तो आपको ये हेजिटेशन नहीं होगा कि चलते वक्त 2 पेज उलट लेते हैं, सामान्य फैक्ट्स देख लेते हैं। उसका जीता जागता जो आपका एग्जाम्पल है, वो एरिया है, वो आपके सामने हमेशा से नजर आएगा। उन चीजों को आप हमेशा से देख पाएंगे, ठीक है। सो कॉन्फिडेंस देगा। ये पहला चीज हो गया कि सबसे पहले ये काम करें। दूसरा चीज होता है टारगेटेड अप्रोच। पहला काम हो गया, 140 चैप्टर्स का स्ट्रक्चर हो गया, सारा चीज हो गया। द सेकेंड इज टारगेटेड अप्रोच। अब टारगेटेड अप्रोच में एक सब्जेक्ट का सारा एरिया बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप उसका आंसर को लिखिए और वो आंसर एग्जामिनर के पास उसी रूप में पहुंचेगा जितना आप कहना चाहते हैं या उतना एक्सेप्टेड होगा। कोई ऐसे चैप्टर होते हैं जिसको आप इंटरटेनिंग बनाना भी चाहें तो बहुत ज्यादा नहीं बनेगा। कोई ऐसा चैप्टर होता है जिसमें मैप्स बहुत सारे हैं, डायग्राम्स बहुत अच्छा है, थॉट्स लिखिएगा तो सिंक्रोनाइज हो जाएगा। ऐसे चैप्टर्स का टारगेटेड स्टडी कीजिए। और ऐसे चैप्टर्स अभी के सेंस में जो मैं टारगेट करना चाहूंगा वो 70 to 80 चैप्टर्स हैं जिसको इस रूप में आप टारगेटेड अप्रोच में पढ़ सकते हैं, राइट। एक तो हुआ कि हमने पूरे पढ़ लिया, सारा का सारा चीज क्लियर हो गया। दूसरा चीज ये हो गया कि 70 to 80 टॉपिक्स को
इस रूप में पढ़ा कि उसके आप मास्टर हैं। अगर कहीं भी उस चीज को बताना हो, किसी चीज को एक्सप्लेन करना हो, तो उसमें आपकी विद्वता एक विशिष्ट हो, बेहतर हो, और उस चीज में आप फील करते हो कि मैं स्पेशल हूं, मुझे बहुत अच्छा आता है, और इस चीज को अच्छे राइटिंग में, अच्छे डायग्राम से, अच्छे मैप के द्वारा हम उसे दिखा सकते हैं। दैट इज अ टारगेटेड अप्रोच। सो पहला अप्रोच ये हो गया कि हमने पूरे सिलेबस को एक बार देख लिया, उसके स्ट्रक्चर बना लिए, और उसके जितने भी कॉन्सेप्चुअल एरिया है उसका इमेज आपके दिमाग में हो, जो कभी कोई सेक्शन भी सामने आए, कहीं डिस्कशन में आए, तो उसको आप बेहतर से बता पाइए। उसके बाद हो गया इवैल्यूएशन अप्रोच, द थर्ड अप्रोच। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी देखिए कि हम टीचर आप लोगों के लिए होते हैं, या फिर आपके कोई मेंटर्स होते हैं, उनको ये आंसर दिखाना है, उनको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बताना है। उसके दो प्रोसेस होते हैं। इवैल्यूएशन अप्रोच में सबसे पहला अप्रोच जो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है वो स्वमूल्यांकन अच्छा लगता है। सेल्फ इवैल्यूएशन इज द फर्स्ट थिंग। अगर आप अपनी बातों को जितना मैंने पढ़ा दिया है उसको अपने ही शब्दों में अगर 2.5 से 3 पेज 4 पेज में लिख के देखा है, और आपको फील हो गया कि हमने जो लिखा है वो एक्चुअली बहुत अच्छा है, ये आपको विश्वास देगा। तो अगर आपने स्वमूल्यांकन के द्वारा उस आंसर को लिख के देख लिया है, आपकी राइटिंग बेहतर है, आपके मैप्स अच्छे हैं, डायग्राम्स अच्छे हैं, और क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसको आपने लिखा है, तो आपके कॉन्फिडेंस कई टाइम्स ज्यादा होंगे, जो आपको फील कराएगा कि यू आर द राइट कैंडिडेट, आप सही कैंडिडेट हैं। तो एक बेहतर कैंडिडेट अपने आप को फील करना, आपको अपने ग्रुप्स में जहां कहीं भी आप खड़े हैं, आपको एक बेहतर अभ्यर्थी प्रमाणित करता है, खुद प्रमाणित करता है। तो मेरा ये कहना है स्टूडेंट्स कि पहली बार में ये 3 काम करना है। पहला सेक्टोरल स्टडी, सारे यूनिट का स्टडी। द सेकेंड वन टारगेटेड स्टडी, उसमें हम सभी टॉपिक्स को बहुत विशिष्ट ना बनाएं, उस टॉपिक को विशिष्ट बनाएं जो विशिष्ट बनाने योग्य है, आपके एग्जामिनेशन में पूछने योग्य है, आप समझते हैं कि ये बहुत ही बेहतर है, उसको विशिष्ट बना लिया। एक जनरल स्टडी के टाइप का हो गया, जनरल मीन्स सामान्य उस विषय वस्तु पे जानकारी। और तीसरा हो गया सेल्फ इवैल्यूएशन। अभी मैं ये चर्चा नहीं कर रहा हूं कि आपके मेंटर्स, आपके टीचर आपकी कॉपी का चेक करेंगे और उसके द्वारा आपको बताएंगे कि क्या कमी है। सो ये पहला अप्रोच हुआ, सबसे पहला अप्रोच, जहां पे आप एग्जाम की शुरुआत कर रहे हैं, तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं, तो इतनी चीजों को लेके चलें जब टेबल पे बैठें कि हमारा टारगेट ये है। पहले सेक्टोरियल सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे, उसके बाद हम टारगेटेड एरिया को पढ़ेंगे, और तीसरा फिर स्वमूल्यांकन करके लास्ट में सपोज 140 चैप्टर्स हैं तो, या 70 चैप्टर टारगेटेड है, तो 70 पेज में उस स्ट्रक्चर को बना के देख लिया कि क्या मुझे एक्चुअली आ गया है। उसके बाद देखिए कि जो नेक्स्ट अप्रोच आता है, जो सेकेंड लेयर का अप्रोच आता है, वो आता है, एक आता है कंटेंट बेस्ड स्टडी और एक होता है क्वेश्चन बेस्ड स्टडी। जब हमें पूरी जानकारी हो जाए उसके बाद 2 अलग अप्रोच पे आते हैं, सेकेंड लेयर ऑफ द प्रिपरेशन पे आते हैं कि कंटेंट बेस्ड स्टडी। तो कंटेंट जो आधारित होता है, विषय वस्तु से आधारित होता है, आपका टॉपिक होता है। जैसे टॉपिक हमने 140 चैप्टर का, वहां पे कंटेंट्स पे महारथी हासिल करनी है। उसमें क्या करना है कि नोट्स पढ़ने हैं, जो नोट्स किसी टीचर ने बनवा दिया। अभी हमेशा विद्यार्थी बात करते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं हमसे बात करते हैं कि सर प्रिंटेड नोट्स मिल जाता, किसी टीचर का प्रिंटेड नोट्स मिल जाता। मैं बताता हूं कि सबसे बेहतर नोट्स वो है जो क्लास नोट्स है। किसी टीचर के साथ आप क्लास अटेंड करते हैं और उस संवाद के दौरान जो आप नोट्स बनाते हैं वो समझ के लिखा होता है और आपकी राइटिंग में होता है, आपके डायग्राम में होता है, जिसको आप एक बार देखिए तो लगता है हाँ ये कॉन्सेप्ट है। दूसरी चीज, जब हम किसी टीचर के साथ उस कंटेंट्स पे मास्टरी हासिल करते हैं तो उसके दौरान हम टीचर से पूछ भी लिया करते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, या अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है तो आपको लगेगा कि ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर है।
सो डायग्राम्स, मैप्स, थॉट्स, कॉन्सेप्ट, जितनी चीजें हैं वो क्लास में आप लिख चुके होते हैं। तो नोट्स मेकिंग सबसे पहला काम है जो आपको क्लास के दौरान हो जाता है। और मैं हमेशा इंफेसिस देता हूं, जिस स्टूडेंट्स की क्लास नोट्स बेहतर हैं वो स्टूडेंट्स एग्जाम को 15 से 20 दिन में प्रिपेयर करके अच्छा से दे सकता है। सो क्लास नोट्स। द सेकेंड थिंग इज लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन। लैंग्वेज क्वेश्चन का भी और कंटेंट्स का भी। जब कभी आप देखेंगे कंटेंट्स पे मास्टरी हासिल कर रहे हैं तो आपने नोट्स भी बना लिया है। दूसरी चीज ये है कि उसके लैंग्वेज ज्योग्राफिकल लैंग्वेज हो, राइट। जैसे देखिए कि हमने कहा भूसन्नते, जियोसिंक्लाइन, वलित पर्वत, ऐसा कोई शब्द हमने यूज किया। ऐसा कोई किसी ने यूज किया कि दबाव बल से बनने वाला पर्वत, और उसके लिए एक शब्द यूज किया वलित पर्वत। एक ऐसा यूज किया द सैलो ओसनिक एरिया, और एक ने यूज किया जियोसिंक्लाइन। तो वहां वेटेज वो होता है कि आपने कीवर्ड कौन सा यूज किया। तो उन चीजों पे काम करना है कि ज्योग्राफिकल लैंग्वेज, ज्योग्राफिकल टर्म्स में एक्सप्लेनेशन हो। तो ये कंटेंट्स पे महाराष्ट्र की हासिल हो जाएगी। नाउ द थर्ड वन, द फोर्थ एरिया। अब सेकेंड लेयर का फोर्थ एरिया जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो ये है कि हर एक चैप्टर्स के क्वेश्चंस होते हैं। दो तरह के क्वेश्चंस होंगे, एक मॉडल क्वेश्चन होगा जो अभी का होगा, और एक ऐसा क्वेश्चन होगा जो पिछले वर्षों का है, प्रीवियस ईयर का है। ऐसे वर्षों का जो पिछले वर्ष पूछा गया है, इसको बोलते हैं क्वेश्चन बेस्ड स्टडी। तो जैसा मैंने आपको पहली बार बताया कि पहले स्लाइड में हमने बताया कि फर्स्ट स्टेप पे तैयारी कैसे करनी है, ये सेकेंड स्टेप पे तैयारी की बात कर रहा हूं। सेकेंड स्टेप की तैयारी पे आपके कंटेंट पे महारत हासिल हो गया। अब उसके बाद जो पिछले वर्ष के पेपर हैं उसको सामने रखिए और फिर उसके अनुरूप लिख के देखिए। देन यू सेंड टू योर मेंटर्स, जो इस विषय के विशेषज्ञ हैं, जिनको बहुत ही बेहतर जानकारी है, जो उस आपके आंसर को मॉडिफाई करके थोड़ा सा बेहतर बना सकते हैं, आपको सजेशन दे सकते हैं कि यहां पे अगर ये चीज जोड़ दिया जाए तो थोड़ा बेहतर हो जाएगा। देखिएगा थोड़ा बेहतर ही अच्छा होता है। जैसे देखिएगा 100 मीटर की रेस सब दौड़ते हैं, दौड़ता तो सब है, 100 मीटर कौन नहीं दौड़ सकता है, लेकिन 100 मीटर जो पहले आता है वो विनर होता है, राइट। थोड़ा सा फर्स्ट सेकंड थर्ड में देखिएगा सेकंड का फ्रैक्शन होगा, लेकिन चैंपियन सेकंड के लिए हो जाता है। वही चीज कह रहा हूं कि सभी आंसर लिखते हैं, उसमें थोड़ा सा एनरिचमेंट, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन अगर आपके टीचर के द्वारा हो गया है, आपको सजेस्ट कर दिया है कि अगर इसमें थोड़ी सी बातें ये जोड़ दी जाए, ऐसा डायग्राम्स बना दिया जाए, तो ये आंसर एक्यूरेट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, और फिर जब आप रेस में होंगे तो वहां पे आप अच्छे अंक लाने में सफल होंगे। सो ये एरिया है क्वेश्चन बेस्ड स्टडी। अब एक चीज और बता देता हूं कि कभी कभी हम प्रिपेयर करते हैं तो पहले क्वेश्चन ही लिख लेते हैं और फिर उस कंटेंट्स को करते हैं। मैं मानता हूं कि पहले कंटेंट्स हो जाए देन क्वेश्चन हो, राइट। उससे ये होगा कि आप एक कंटेंट्स पे 10 क्वेश्चन हो सकते हैं, 5 क्वेश्चन हो सकते हैं, डिफरेंट आइडियाज के क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन आपका अगर कंटेंट्स तैयार है तो जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे उस एरिया से आप लिख पाएंगे। सो द लास्ट में होना चाहिए कि क्वेश्चन सामने रखिए और फिर उसको एनालाइज कीजिए। ये मैंने आपको सेकेंड अप्रोच बताया और इसको जरूर फॉलो करें। तो स्टूडेंट्स, अभी तक की जो आपसे संवाद हुआ उसमें हम लोगों ने 2 स्टेप्स पढ़े। फर्स्ट स्लाइड का स्टेप्स आपको जर्नी था, जर्नी की शुरुआत थी। सेकंड स्लाइड का स्टेज आपको उस विषय में एक परफेक्शन के करीब लाएगा, राइट। अब देखिएगा कि वहां पे सबसे बड़ा काम आता है कि हम अपने आदर्श को तो निश्चित कर लेते हैं, हमने मान भी लिया कि ये काम करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज है द एक्शन टू अचीव द टारगेट। आपने जो कुछ आदर्श रखा है उसके लिए आप करने क्या जा रहे हैं, कितना टाइम अलॉट कर रहे हैं, कितने दिन में उसको पूरा कर रहे हैं, इसकी रूपरेखा आपके पास जरूर होनी चाहिए। तो देखिएगा कि अगर आपके पास इन चीजों की रूपरेखा है, देखिएगा कि अगर आपका
ये एरिया बहुत ही क्लीन है कि हमने आदर्श भी बना लिया, हमने एक योजना भी बना ली कि हम इस तरह पढ़ेंगे। और तीसरी बात यहां पे आ गए कि हम इन चीजों को फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में किस प्रकार दिन में पूरा करेंगे। तो मैं बात ये कर रहा था कि उस योजना में प्रथम शिफ्ट आपका और सेकेंड शिफ्ट, अभी जब आपके प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन दोनों पाइपलाइन में हैं, आने वाले हैं, तो अभी के दिन में आपके जितने आवर्स भी लगाते हैं उसमें फर्स्ट आवर्स जो फर्स्ट शिफ्ट है और सेकेंड शिफ्ट है, अपनी अभिरुचि के अनुसार, अपनी इंटरेस्ट के अनुसार किसी एक एरिया को दीजिए। जैसे आप जीएस को दे रहे हैं तो फर्स्ट शिफ्ट जीएस को दे दिया, मॉर्निंग आवर्स से लेकर सेकेंड हाफ तक, फर्स्ट हाफ पूरा। और जो सेकेंड शिफ्ट है उसमें ऑप्शनल को दे दीजिए, ऑप्शनल एंड जीएस। जीएस में यहां पे मैं थोड़ा सा बताता हूं, चूंकि ये मेरा कर्तव्य बनता है कि प्रीलिम्स पास करेंगे तब तो आप मेंस लिखेंगे। जीएस में क्या कीजिए, जो अभ्यर्थी पास कर चुके हैं, कई बार प्रीलिम्स क्लियर किए हुए हैं, वो ये करें कि सेट बनाएं, कई सेट्स का। सेट्स करने से क्या होता है कि आपको जितना भी चीज है, जितना भी जीएस का एरिया है, क्वेश्चन के साथ रिवाइज हो जाता है। और जिनका प्रीलिम्स अभी तक नहीं हुआ है, वो जैसे सेक्टोरल अप्रोच हमने कहा, उस तरह से आप हिस्ट्री को, इकोनॉमिक्स को, ज्योग्राफी को, साइंस ट्रिक को, करेंट्स को, बिहार को आप सेक्टोरल रूप से वीकली पढ़ें। एक वीक पूरा का पूरा हिस्ट्री को दे दिया, 1 वीक का इकोनॉमिक्स को दे दिया, साइंस ट्रिक को दे दिया। और फिर जब आपको लगे कि ये सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया है, मैं इस एरिया में दक्षता हासिल कर लिया हूं, तो ये एरिया जो है कंटेंट्स एंड क्वेश्चंस, इन दोनों के लिए रखिए। एटलीस्ट 1 आवर, 1.5 आवर्स क्वेश्चन बनाइए और एटलीस्ट 2 आवर्स आपका इंटेंसिव स्टडी हो। तो देखिएगा कि जब आप प्रीलिम्स देने जाएंगे उससे पहले आपके पास दोनों चीज, ऑप्शनल भी तैयार नजर आएगा, या ऑप्शनल के अगर कुछ टॉपिक्स बचे भी होंगे तो रिजल्ट आने तक, प्रीलिम्स के रिजल्ट आने तक आपको ऑप्शनल पूरा तैयार हो जाएगा, जीएस पूरा तैयार हो जाएगा। और फिर आप जो बचे हुए 45 डेज रिजल्ट के बाद होता है, मेंस एग्जामिनेशन के बीच या 2 महीना होता है, उसमें आप बेहतर से बेहतर कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कर पाएंगे। यहां जो टाइम अलॉटमेंट की बात बताता हूं, ये बात ध्यान रखिएगा कि हर एक वीक में कहते हैं कि वीकेंड जो होता है वो ऑफ डे होता है। स्टूडेंट्स के लिए जो वीक डे होता है, लास्ट डे, वो सबसे पावरफुल डे होता है। फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ अगर आपका तैयारी हो गया है, आपने पूरा का पूरा बेहतर तैयारी कर लिया है, आपको सेकेंड थर्ड लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन या थर्ड लेयर ऑफ प्रिपरेशन में चले गए हैं। पहले स्लाइड का हमने बताया था फर्स्ट लेयर, दूसरी स्लाइड में सेकेंड लेयर, अब थर्ड यहां पहुंच गए हैं। तो मैं बताता हूं ये चीज जरूर जरूर आप पालन करें। आपका जो 30% दोनों ही पेपर का क्वेश्चन को लिख के देखें। देखिए हमारी कमी कहां रहती है, जहां हमारे एनर्जी कम हो जाता है या हम चीजों को बढ़ाने लगते हैं, आगे करेंगे या कल करेंगे, परसों करेंगे, और वो चीज होता ही नहीं है। लिखना बहुत जरूरी है। आपके 30% आंसर जो है वो डेली के डेली आप जरूर लिखिए। जैसे 300 मार्क्स का एज्यूम कीजिए कि पेपर है, तो 100 मार्क्स का पेपर फर्स्ट सिटिंग में और 100 मार्क्स का पेपर सेकेंड सिटिंग में लिखा। लेकिन दोनों का स्टेप्स मैंने अलग बताया। पहला स्टेप्स बताया प्री से पहले का, और दूसरा बताया प्री के रिजल्ट के बाद का। प्री के रिजल्ट के बाद मेंस के क्वेश्चन को लिखें 30%, और प्री के रिजल्ट से पहले, प्री के प्रिपरेशन तक आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करें, मेंस के आंसर न लिखें। क्योंकि वो टाइम आपकी डीप प्रिपरेशन का है और डीप चीजों को एक्सप्लोर करने का है, जिसमें आप किसी भी विषय वस्तु में, चाहे जीएस का पेपर हो या ज्योग्राफी का पेपर हो, कंटेंट्स हो, उसको इनरिच करें, उससे महारत हासिल करें।
अब पहले ही लिखा और कंटेंट्स लिखा और उसको लिखने लगे तो जब तक मेंस एग्जामिनेशन आएगा आपकी एनर्जी कम हो जाएगी। देखिएगा एनर्जी तब कायम रहता है जब हम डिफरेंट टाइम में डिफरेंट चीजों को करते हैं। हमने स्लॉट पूरा बनाया लेकिन एक चीज को रिपीट नहीं किया, तो इन चीजों को आप फॉलो करेंगे तो मेरा पूरा मानना है कि आने वाले समय में, कम समय में, जो हमारे पास कम समय तो नहीं कहा जा सकता है कि आप मानिए कि अभी से लेकर करीब 8 महीने कम समय नहीं होता है, इसमें हम पूरी की पूरी दक्षता के साथ अगर एक प्रयास में चाहें तो हम बेहतर अंक ला सकते हैं। ज्योग्राफी हमेशा आपको मोर देन 200 मार्क्स देगा अगर जिस तरह का अप्रोच हमने इस बार फॉलो किया है कि हमारे साथ बच्चे जो कैंडिडेट हैं वो लाइव जुड़ रहे हैं। पहले रिकॉर्डेड लेक्चर होता था और तब ये होता था कि आप सबों से संवाद नहीं हो पाता था, आप लोगों को क्लास में मैं बात नहीं कर पाता था। ये इस बार का ये प्रयास है कि आप सबों से मैं बात करूं, आप लोगों को सामने डिस्कस करके चीज़ों को डेवलप करूं और जिससे कि कम समय में आपको याद हो जाए, कंटेंट्स बेहतर हो जाए और फिर जब आपके प्रीलिम्स के रिजल्ट आ जाएं तब फिर पूरे मन से उस मॉडल आंसर को लिखें। तो मेरा तो पूरा विश्वास है, मैं मानता हूं कि एक बार के प्रयास में एक कैंडिडेट पास कर सकता है अगर पूरे मन से, पूरी क्षमता के साथ एक कमिटमेंट कर लिया है। जो उसके मेंटर्स, टीचर जो कुछ कहेंगे वो करेगा, उसके मन में जो आइडिया अपना भी आया है उसको इम्प्लीमेंट करेगा बिना आलसी हुए, बिना चीज़ों को डिले किए हुए, तो सफलता जरूर आपके पास होगी। और मैं मानता हूं कि मेरे साथ जितने भी कैंडिडेट जुड़े हैं सभी के सभी सफल हों, सभी के सभी अपने उच्च अंक को लाएं, हाईएस्ट अंक को लाएं और सफल हों। तो मेरा ये संवाद इसलिए है कि इस सेशन का शुरुआत है। इस सेशन की शुरुआत में हमेशा जब कोई हम नई चीज़ को शुरू करते हैं तो पूरी एनर्जी, पूरा कमिटमेंट और पूरे सिस्टमेटिक प्लान के साथ आगे बढ़ते हैं। कहते हैं वेल बिगन हाफ डन। अगर अच्छा से शुरुआत हो गया हो पूरे मन से तो आधा काम हो जाता है और पूरा काम तब होता है जब हम इन सभी 3 स्टेप्स को फॉलो करें और आखिरी में अपने से आंसर लिख के दिखाएं, इवैल्यूएट कराएं, तो फर्स्ट अटेम्प्ट आपका सफल अटेम्प्ट होगा और हम सभी एक सक्सेस का हिस्सा बनेंगे। आप सभी का इस सेशन में सुनने के लिए और मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।